एक लड़की जो मरकर भी नहीं मरी बल्कि 30 साल पीछे पहुंच गई, सिर्फ एक मकसद लेकर, अपनी माँ को बचाना। लेकिन उस रास्ते में खड़ा है वही इंसान जिसे वो सबसे ज्यादा नफरत करती है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट, अगर उसने अपनी माँ को बचा लिया तो वो खुद इस दुनिया में होगी ही नहीं। क्या मिनी अपनी माँ को बचा पाएगी, या ये प्यार, बदला और वक्त का खेल उसे खुद ही मिटा देगा? इस ड्रामा को शुरू से आखिर तक देखो, एक भी सेकंड मत छोड़ना, क्योंकि हर सीन में एक नया ट्विस्ट है। ऐसे इमोशनल और धमाकेदार ड्रामास देखने हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब करो और बेल दबाओ। ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं, ये एक एहसास है। कहानी की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड मिनी को देखते हैं। मिनी हमें बताती है कि जब वो 6 साल की थी तब उसके बाबा ने उसकी माँ को छोड़ दिया था। पैसे और पावर के लालच में आकर जिन फैमिली की इकलौती बेटी से शादी कर ली थी। और इस जिन फैमिली ने तो पहले से ही मिनी के दादा का बिजनेस अपने नाम करवा लिया था। डिप्रेशन में आकर मिनी की माँ ने सुसाइड कर लिया था। आज मिनी की माँ की पुण्यतिथि थी और साथ ही आज उसके बाबा और सौतेली माँ की वेडिंग एनिवर्सरी भी थी। पार्टी में आते ही मिनी हंगामा शुरू कर देती है। इस वजह से सौतेली माँ उसे थप्पड़ मारने जाती है, लेकिन मिनी भी किसी से कम नहीं। उसने उल्टा अपनी सौतेली माँ को ही थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि बचपन से ही सौतेली माँ ने उसे बहुत टॉर्चर किया था। मिनी जब वाइन का ग्लास अपनी सौतेली माँ की तरफ फेंकने ही वाली थी, तभी एक शख्स आकर उसे रोकता है। इस शख्स का नाम है जिन। वो मिनी का अंकल है। जिन मिनी को शांत होने को कहता है। मिनी अपने अंकल पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और दीवार का पर्दा हटाकर पूछती है, ये क्या है? देखा जाता है कि वहां मिनी की अनगिनत तस्वीरें लगी हैं। मिनी अपने अंकल को उद्देश्य करके कहती है, आप तो मेरी सौतेली माँ से भी बुरे हैं। आपने अपनी सौतेली भांजी की तस्वीरें खींचकर दीवार पर टांगी हैं। आप लोगों की वजह से मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। मैं आप लोगों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। जिन उसे डांट कर कहता है, मैं तुम्हारा टिकट कटवाने का इंतजाम कर रहा हूँ, आज ही वापस विदेश चली जाओ। ये कहकर अंकल वहां से चले जाते हैं। अगले दिन हम मिनी को उसकी माँ की कब्र के पास देखते हैं। कब्र के पास मिनी को एक घड़ी मिलती है जिसे वो उठा लेती है। दूर उसे अपना जिन अंकल भी नजर आता है। मिनी अपने अंकल से पूछने जाती है कि वो यहाँ क्यों आए हैं, तभी अचानक पीछे से एक गाड़ी आती है और मिनी को टक्कर मार देती है। मिनी मरते मरते भी यही कह रही थी कि वो जिन फैमिली में से किसी को नहीं छोड़ेगी। फिर जब मिनी आंखें खोलती है तो खुद को एक अनजान जगह पर पाती है। सामने उसे जिन का जवान रूप दिखता है। दरअसल मिनी टाइम ट्रैवल करके 30 साल पीछे यानी 2025 से 1995 में आ गई थी, लेकिन उसे लग रहा था कि शायद वो मर गई है। जिन को सामने देखते ही मिनी का गुस्सा भड़क उठता है। वो सीधे जाकर जिन के गाल पर जोर का थप्पड़ जड़ देती है। बेचारा जिन समझ ही नहीं पा रहा था कि ये लड़की है कौन और उसे मार क्यों रही है। उसी वक्त वहां कुछ गैंगस्टर आ जाते हैं। गैंगस्टरों का लीडर जियांग और जिन एक दूसरे के दुश्मन हैं। जियांग अपने लोगों को जिन को मारने का ऑर्डर देता है। इसी दौरान मिनी के पैर में थोड़ी चोट लगती है और आखिरकार वो समझ जाती है कि वो मरी नहीं है, वो अतीत में आ गई है। एक गुंडा मिनी पर हमला करने आता है तो जिन हीरो की तरह मिनी को बचाते हुए उस गुंडे को अच्छे से सबक सिखाता है। मारपीट के दौरान मिनी सोचती है, यही मौका है, जिन की अच्छे से धुलाई कर लेती हूँ। वो एक लकड़ी उठा लेती है जिन को मारने के लिए, लेकिन सामने गैंगस्टर लीडर जियांग आ जाता है। बेचारी को मार खाकर बुरा हाल हो जाता है। जियांग तब मिनी को पकड़ लेता है और जिन को डराने लगता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को नुकसान पहुंचाएगा। मिनी तब कहती है कि वो जिन की गर्लफ्रेंड नहीं है। जियांग का गिरोह फिलहाल उन्हें छोड़कर वहां से भाग जाता है। अब जिन दोबारा मिनी से पूछता है वो कौन है और उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। मिनी कहती है, मैं आई हूं तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा देने। इतना कहते कहते मिनी बेहोश हो जाती है। जिन मिनी को अपने घर ले आता है। होश आते ही मिनी सामने जिन को देखकर फिर से एक थप्पड़ जड़ देती है। इस बार जिन गुस्से में आ जाता है और मिनी का गला पकड़ लेता है। तभी वहां शाओ नाम की एक लड़की आती है जो असल में मिनी की माँ है। अपनी आंखों के सामने अपनी माँ को जिंदा देखकर मिनी बहुत इमोशनल हो जाती है। मिनी अपनी माँ को पहचानती है, लेकिन शाओ मिनी को नहीं पहचानती, क्योंकि अभी 1995 चल रहा है और शाओ की अभी शादी भी नहीं हुई है। मिनी मन में ठान लेती है कि जैसे भी हो वो अपनी माँ को इस बार बचाएगी। भविष्य में वो अपनी माँ को नहीं खोना चाहती। मिनी शाओ से अपना परिचय देती है सूजी, बचपन की दोस्त के नाम से। मिनी को पहले से पता था कि बचपन में उसकी माँ की सूजी नाम की एक दोस्त थी। मिनी शाओ से कहती है कि वो यहाँ कुछ दिन रहना चाहती है, लेकिन जिन इसके लिए राजी नहीं होता।
मिनी को याद आता है कि उसके दादा के गुजर जाने के बाद उसकी माँ जिन फैमिली के पास ही पली बढ़ी थी। इस घर में रहने के लिए उसे जिन की परमिशन लेनी होगी। इसलिए पहले वो जिन से माफ़ी मांगती है इतने सारे थप्पड़ मारने के लिए, और रिक्वेस्ट करती है कि उसे इस घर में रहने दिया जाए। जिन इनकार नहीं कर पाता। मिनी को पता चलता है कि उसकी माँ शाओ की लव स्टोरी अभी से शुरू हो चुकी है। मिनी किसी भी हाल में अपने बाबा और माँ को शादी नहीं होने देना चाहती थी। वो जानती है कि भविष्य में उसके बाबा उसकी माँ को किस तरह धोखा देने वाले हैं। मिनी कसम खाती है, जैसे भी हो वो अपने बाबा और माँ को एक नहीं होने देगी। चाहे इससे भविष्य में उसका कोई अस्तित्व ही ना हो तो भी मिनी को कोई अफसोस नहीं। अगले दिन मिनी जिन के ऑफिस में इंटरव्यू देने जाती है, लेकिन जिन उसे रिजेक्ट कर देता है। मिनी तब कहती है, मुझे 10 दिन का वक्त दो, मैं कंपनी की सेल बढ़ा कर दिखाऊंगी। जिन कहता है, अगर तुम सेल नहीं बढ़ा पाई तो यहाँ फिर कभी मत आना। मिनी कहती है, और अगर मैंने सेल बढ़ा दी तो तुम्हें मुझे इस कंपनी का मैनेजर बनाना होगा। जिन उसकी बात मान लेता है। अब हम देखते हैं कि मिनी का भावी बाबा यांग इसी कंपनी में जॉब करता है। वो नहीं चाहता कि मिनी इस कंपनी में काम करे, क्योंकि फिलहाल वो ही इस कंपनी का मैनेजर है। खैर, उस रात जब यांग ऑफिस का काम खत्म करके घर लौट रहा था, तभी पीछे से मिनी आकर यांग पर हमला कर देती है और उसे अच्छे से धुलाई करती है। जिन ये देखकर उसे रोकता है। मिनी तब ऐसा ढोंग करती है जैसे अभी तक जिन ही यांग को मार रहा था और वो आकर जिन को रोक रही है। जिन उसे घर ले जाता है और बेचारा यांग खड़ा खड़ा सोचता रहता है, अभी अभी मेरे साथ ये क्या हो गया। इधर जिन मिनी को धमकी देते हुए पूछता है कि वो यहाँ किस मकसद से आई है। जिन को अच्छे से समझ आ गया था कि ये लड़की दरअसल सूजी नहीं है। वो कहता है, मैं बहुत जल्द तुम्हारे सच्चाई सबके सामने ले आऊंगा। लेकिन मिनी इस धमकी को कोई तवज्जो नहीं देती। डरना तो बहुत दूर की बात है। अगले दिन सुबह मिनी जिन की कंपनी के सामने एक नूडल्स कंपटीशन रखती है। वहाँ काफ़ी भीड़ जमा हो जाती है। न्यूज़ रिपोर्टर्स भी इस दृश्य को कैमरे में कैद करते हैं। मिनी दरअसल इस तरह जिन की कंपनी के खाने का प्रमोशन कर रही थी ताकि कंपनी की सेल बढ़े। ऑफिस का काम करते करते थककर मिनी वहीं सो जाती है। जिन ये देखकर उसके पास आता है और उस पर चादर उड़ाने लगता है। मिनी सपने में अपने भविष्य के अंकल को देख रही थी। अचानक नींद खुलने पर सामने जिन को देखकर वो उसके शर्ट का कॉलर पकड़कर कहती है, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। तभी उसे याद आता है कि वो अभी अतीत में है। मिनी जिन से कहती है, 10 दिन का काम मैंने 2 दिन में करके दिखाया। तुम्हारी कंपनी की सेल बढ़ गई है, तो अब तुम्हें भी अपनी बात रखनी होगी। कल सबके सामने मुझे इस कंपनी का मैनेजर घोषित करना होगा। जिन बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है, लेकिन मिनी के काम को देखकर वो उससे थोड़ा इम्प्रेस हो चुका था। अगले दिन जिन अपनी बात रखता है और मिनी को कंपनी का नया मैनेजर घोषित कर देता है। ये सुनकर मिनी का भावी बाबा यांग बिल्कुल भी खुश नहीं होता। अब कंपनी में जिन की बहन जिया आती है, जो कि भविष्य में मिनी की सौतेली माँ बनने वाली है। वो भी नहीं चाहती थी कि ये लड़की उनकी कंपनी में रहे। दरअसल जिया को पता चल गया था कि मिनी शाओ की दोस्त है। जिया को पहले से ही शाओ पसंद नहीं थी, और जब उसे पता चला कि मिनी शाओ की दोस्त है तो वो मिनी को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जब आसपास कोई नहीं था, जिया ने जानबूझकर खुद गिरकर मिनी पर दोष लगाया कि मिनी ने उसे धक्का देकर गिराया। वो ये सब करके जिन के सामने मिनी को बुरा साबित करना चाहती थी, ताकि जिन मिनी को कंपनी से निकाल दे। लेकिन जिन मिनी को कुछ नहीं कहता और इस मामले को संभाल लेता है। फिर दिखता है कि कुछ गुंडे आकर जिया को डिस्टर्ब करने लगते हैं। यांग आकर जिया को उनसे बचाता है। जिया का पैर जख्मी हो गया देखकर यांग उसका ख्याल रखने लगता है। ये मिनी देख लेती है और मन में सोचती है, जैसे भी हो बाबा और जिया को मिलाना होगा, ताकि बाबा और माँ की शादी ही ना हो। इससे मैं भविष्य बदल सकती हूँ। अगले दृश्य में मिनी अपनी डेस्क पर बैठकर काम कर रही थी। एक साथी कर्मचारी ने शैतानी करते हुए ऑफिस का मेन गेट बाहर से बंद करके चला गया, जिसकी वजह से मिनी अंदर फंस जाती है। कुछ देर बाद बाहर कोई आहट सुनकर मिनी मेन गेट के सामने आती है तो देखती है कि गेट खुला हुआ है और सामने जिन खड़ा है। मिनी पूछती है, क्या तुमने गेट का ताला खोलकर मेरी मदद की? लेकिन जिन ये मानता ही नहीं। मिनी तब पूछती है, तो फिर इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिन जवाब देता है, जॉगिंग करने निकला था। ये सुनकर मिनी कहती है, रात के वक्त, वो भी फॉर्मल ड्रेस में कोई जॉगिंग करने निकलता है, ये मैंने पहली बार सुना। खैर, जिन मिनी को घर वापस ले जाता है। मिनी को फिर घर पर देखकर जिया उससे झगड़ा करने लगती है। इन दोनों की लड़ाई सुनते सुनते बेचारा जिन तंग आ जाता है और दोनों को अपने अपने काम पर भेज देता है।
हम जिन को देखते हैं वो मिनी के बारे में सोच रहा था कि ये लड़की थोड़ी मिस्टीरियस है, लेकिन ऑफिस के काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। अगले दिन सुबह ऑफिस का दृश्य दिखता है जहां यांग कुछ कैनवस के सैंपल जिन को दिखा रहा था। तभी मिनी आकर कहती है, ये तो मेरा आइडिया था, मैंने कल रात ऑफिस में बैठकर ये डिज़ाइन तैयार किया था और यांग ने मेरा डिज़ाइन कॉपी करके जिन को दिखाया। जिन पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ये डिज़ाइन तुमने बनाया है? मिनी चुप हो जाती है क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है। मिनी अच्छे से समझ रही थी कि यांग और जिया ने मिलकर ये सब किया है ताकि उसे कंपनी से निकलवाया जा सके। कुछ लोग आकर कंपनी के सामने प्रोटेस्ट करने लगते हैं। वो आरोप लगा रहे थे कि इस कंपनी के कप नूडल्स के कप गर्म पानी नहीं रोक पाते और नूडल्स बनाते वक्त वो जख्मी हो गए। उन लोगों की भीड़ में गैंगस्टर जियांग के कुछ आदमी भी थे। मिनी उन्हें देखते ही पहचान लेती है। दरअसल जियांग ने ही इन लोगों को जिनकी कंपनी की रेपुटेशन खराब करने के लिए भेजा था। मिनी तब आगे आकर अपने बनाए हुए डिज़ाइन दिखाती है, जिनमें साफ दिख रहा था कि कप एक खास मेटल से बने हैं जो गर्म पानी रोकने में सक्षम हैं। जिन भी कुछ ऑफिशियल कागजात दिखाता है। सभी को समझ आ जाता है कि ये जिन के खिलाफ एक साजिश थी। सब मिलकर उन गुंडों को पुलिस के हवाले कर देते हैं। जिन मिनी को शुक्रिया अदा करता है कंपनी की इज्जत बचाने के लिए। ये सुनकर मिनी थोड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि जिस जिन को वो जानती थी वो तो एक नंबर का बदमिजाज और कमीना इंसान था, लेकिन अभी का जिन उसे भविष्य के जिन से बिल्कुल अलग लग रहा था। दूसरी तरफ हम यांग को गैंगस्टर जियांग के अड्डे पर देखते हैं। वो जियांग के साथ मिलकर कुछ योजना बना रहा था। दूसरी तरफ ऑफिस में मिनी को आज दिखाई न देने पर जिन अपने असिस्टेंट से पूछता है कि वो कहाँ है। असिस्टेंट बताता है, मिनी गिफ्ट खरीदने मार्केट गई है, लगता है अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट देगी। मिनी का बॉयफ्रेंड है, ये सुनकर जिन का चेहरा देखकर साफ लग रहा था कि वो बिल्कुल खुश नहीं हुआ। रात को घर लौटने पर जिन देखता है मिनी घर साफ करते हुए गाना गा रही है। जिन को देखकर मिनी पूछती है, कल तुम फ्री रहोगे? जिन कहता है, शेड्यूल देखकर बताऊंगा। इसी वक्त मिनी के पैर फिसलने लगते हैं। जिन दौड़कर उसे थाम लेता है। मिनी मन में सोचती है, आज जिन बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। फिर तुरंत खुद को रोकती है, नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। वो जिन को तैयार रहने को कहती है। अगले दिन सुबह जिन तैयार होकर बैठा है। मिनी उससे पूछती है, गिफ्ट कहाँ है? जिन कहता है, कौन सा गिफ्ट? मिनी कहती है, मैंने तो गिफ्ट खरीदा, तुमने क्यों नहीं खरीदा? जिन तब 2 मूवी टिकट निकालता है। मिनी पूछती है, मूवी टिकट से क्या होगा? जिन कुछ कहने ही वाला था कि तभी शाओ घर आ जाती है। मिनी अपना खरीदा हुआ गिफ्ट शाओ को देकर उसका वेलकम करती है। अब जिन को सारा माजरा समझ आता है। दरअसल कल मिनी ने जब उससे पूछा था कि कल वो फ्री है या नहीं और साथ में हाथ में गिफ्ट का डिब्बा देखकर जिन को लगा था कि मिनी उसे सरप्राइज देकर प्रपोज करना चाहती है, लेकिन ये सब तो शाओ के लिए था। मिनी इशारे से जिन को अपनी तरफ से शाओ को गिफ्ट देने को कहती है। शाओ बताती है कि आज उसका यांग के साथ मूवी देखने जाने का प्लान है। मिनी तब जिन का हाथ पकड़कर कहती है, तो हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। दरअसल मिनी इसलिए साथ जाना चाहती थी ताकि वो यांग पर नजर रख सके। सब साथ मूवी देखने चले जाते हैं। मूवी खत्म होते ही शाओ और यांग कहीं गायब हो जाते हैं। मिनी को अपनी माँ की बहुत चिंता होने लगती है। जिन मिनी से कहता है, तुम शाओ की इतनी ज्यादा चिंता क्यों करती हो? वो काफी बड़ी हो गई है, अपना भला बुरा खुद समझती है। मिनी कहती है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है इसीलिए। फिर मिनी जिन को एक कहानी सुनाती है। एक फिल्म का नाम लेकर अपनी जिंदगी की घटना बयान करने लगती है। कैसे उसके माँ बाप ने लव मैरिज की थी, फिर उसके बाबा ने उसकी माँ को धोखा दिया। डिप्रेशन में आकर उसकी माँ ने सुसाइड कर ली और फिर वो लड़की अतीत में जाकर अपनी माँ का भविष्य बदलने की कोशिश करने लगी। जिन कहता है, अगर उस लड़की ने अपनी माँ का भविष्य बदल दिया तो भविष्य में उस लड़की का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। मिनी तब धीरे से कहती है, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दृश्य में जिन बैठा हुआ बस मिनी के बारे में ही सोच रहा था। शायद वो मिनी को पसंद करने लगा था। इधर गैंगस्टर जियांग ने मिनी को किडनैप कर लिया था। वो अच्छे से जानता था कि जिन उसे बचाने जरूर आएगा और तभी वो जिन को खत्म कर देगा। जब जिन को पता चला कि जियांग ने मिनी को किडनैप किया है, वो फौरन उसे बचाने पहुंच जाता है। गुंडों के साथ काफी देर तक लड़ाई करके वो मिनी को बचा लेता है। इसके बाद हम मिनी को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां जिन उसका बहुत ख्याल रख रहा था।
मिनी को खुद यकीन नहीं हो रहा था कि यही उसका वो बदमिजाज अंकल है। थोड़ा ठीक होने के बाद मिनी फिर से काम पर लौट आती है। आज ऑफिस में एक विदेशी क्लाइंट आता है। जिन और उसकी बहन जिया दोनों में से कोई भी अंग्रेजी में उस क्लाइंट से बात नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने एक ट्रांसलेटर हायर किया था, लेकिन रास्ते में एक एक्सीडेंट की वजह से वो नहीं आ सका। जिन और जिया मुसीबत में पड़ गए। तभी मिनी उस विदेशी क्लाइंट से बड़ी सहजता से अंग्रेजी में बात करने लगती है। ये देखकर जिन उस पर और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। क्लाइंट के जाने के बाद जिन मिनी से कहता है, मैंने सुना है तुमने गांव में पढ़ाई की है, तो इतनी अच्छी अंग्रेजी कैसे बोल लेती हो? मिनी कहने लगती है, अरे अंकल, आपने ही तो मुझे अब्रॉड पढ़ने भेजा था। जिन चौंक कर पूछता है, तुमने क्या कहा? मिनी तुरंत संभलते हुए कहती है, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं मैं कितनी डेंजरस हूँ। मुझे जानना है तो मेरे साथ और भी वक्त बिताना होगा। उस रात जिन और मिनी को एक नाइट क्लब में देखा जाता है। दोनों पार्टी एंजॉय कर रहे थे। उसी क्लब में जिया और यांग भी थे। जिन और मिनी दोनों उन्हें साथ देख लेते हैं। जिन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो यांग को मारने लगता है, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि यांग शाओ के साथ रिलेशन में है और अब एक साथ जिया के साथ भी, यानी वो दोनों को धोखा दे रहा था। जिन यांग को मारता रहा। जिया उसे रोकने गई, लेकिन जिन ने एक न सुनी। तभी शाओ घर आ जाती है। वो बताती है कि उनका डांस ग्रुप डिसबैंड हो गया। जिया शाओ को यांग और अपने रिलेशन के बारे में बताने जाती है, लेकिन जिन उसे रोक देता है। मिनी भी नहीं चाहती कि शाओ अभी सब कुछ जाने, क्योंकि शाओ बहुत सीधी साधी लड़की है। वैसे भी उसका मन ठीक नहीं है और यांग का इतना बड़ा धोखा वो अभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। यांग समेत सब ऐसा दिखावा करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शाओ यांग को देखकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और माथी पर चोट का निशान कैसा? यांग बहाना बनाकर कहता है, मुझे पता चला तुम आज घर आ रही हो, इसीलिए मिलने चला आया और बाथरूम में फिसल कर लग गई। खैर, मिनी को पता चल चुका था कि उसकी माँ डांसर बनना चाहती है, इसलिए वो खुद से वादा करती है जैसे भी हो वो अपनी माँ का ये सपना पूरा करने में उसकी मदद करेगी। इधर जिन ने सोचा था कि शाओ को अब्रॉड भेज देगा, ताकि जब शाओ को पता चले कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया तो वो कम से कम दूर रहकर खुद को संभाल सके। लेकिन मिनी चाहती थी कि माँ एक डांसर बने और साथ ही फैमिली बिजनेस भी संभाले। इसीलिए उसने जिन के पास जाकर शाओ को ऑफिस ज्वाइन करवाने का आइडिया दिया, ताकि वो कुछ कमाने सीखने लगे। शाओ जिन के पास जाकर खुद कहती है, मैं घर पर बोर हो रही हूँ, कंपनी में ज्वाइन करना चाहती हूँ। जिन को अच्छे से पता था ये किसका आइडिया है, फिर भी उसने शाओ को परमिशन दे दी। ऑफिस में आते ही शाओ यांग और जिया को एक साथ करीब देख लेती है। यांग तब शाओ के सामने नाटक करते हुए कहता है, जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। तभी मिनी आगे आकर शाओ को यांग और जिया के रिलेशन की सच्चाई बता देती है। यांग कहता है, मिनी झूठ बोल रही है, वो हमारा रिश्ता तोड़ना चाहती है। मिनी यांग को परे हटाकर शाओ से बात करने जाती है। तभी यांग जमीन पर गिरकर दर्द का नाटक करने लगता है, जैसे मिनी ने उसे धक्का दिया हो। शाओ मिनी को गलत समझने लगती है। हॉस्पिटल में भी यांग शाओ के सामने अभिनय करता रहता है कि मिनी ने उसे नुकसान पहुंचाया। शाओ गुस्से में मिनी को बाहर चले जाने को कहती है। मिनी को बहुत बुरा लगता है। घर लौटने के बाद भी शाओ मिनी से बात नहीं कर रही थी। तभी वहां जिन भी बैठा था। शाओ कहती है, यांग ने मुझे शादी का प्रपोजल दिया है और मैंने हाँ कर दी। ये सुनकर मिनी और जिन दोनों हैरान रह जाते हैं और दोनों में से कोई नहीं चाहता कि उस चीटर यांग के साथ शाओ की शादी हो। मिनी जिन से कहती है, मुझे कुछ करना होगा ताकि यांग का असली चेहरा शाओ के सामने आए। अगले दिन हॉस्पिटल में मिनी को यांग के कुछ टेस्ट की रिपोर्ट मिलती है। वो देखती है यांग का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है, शाओ का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, लेकिन मिनी का ब्लड ग्रुप इससे बिल्कुल अलग है। मिनी मन में सोचने लगती है, यांग के ब्लड ग्रुप से मेरा कोई मेल नहीं, तो मेरे असली बाबा हैं कौन? रात को खाने के वक्त मिनी की ये हालत देखकर जिन उसे लेकर बाहर निकल जाता है। जब वो घर लौटते हैं तो वहां यांग को देखते हैं। शाओ मिनी से पूछती है, तुमने यांग को क्यों मारा? जिन मिनी को बचाते हुए कहने लगता है कि यांग को उसने मारा। तभी यांग मिनी का स्कार्फ दिखाकर कहता है, ये क्या है? मिनी अब खुद बोलती है, हाँ, मैंने यांग को मारा था क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है, उसने तुम्हारे साथ चीट किया है। शाओ मिनी को रोक कर कहती है, मैं यांग के बारे में एक भी बुरी बात नहीं सुनना चाहती।
मिनी चुप हो जाती है क्योंकि वो जानती है शाओ अभी उसकी कोई बात नहीं मानेगी। अगले दिन ऑफिस में यांग और जिया को साथ में रोमांस करते देखा जाता है। जिन और शाओ उधर से आते हैं और उन दोनों को देख लेते हैं। शाओ वहां से चली जाती है। जिन फिर से यांग को मारने लगता है। जिन यांग को अपनी बहन जिया के साथ देखकर यांग को कंपनी से फायर भी कर देता है। यांग फिर शाओ के पास आकर उसे मनाने की कोशिश करता है, कहता है कि वो अभी भी उससे प्यार करता है, उसे एक और मौका दे। लेकिन इस बार शाओ यांग के जाल में नहीं फंसती। वो यांग की दी हुई रिंग वापस कर देती है और बोनस में एक जोर का थप्पड़ भी जड़ देती है। इधर मिनी और जिन काफी देर से शाओ को ढूंढ रहे थे, लेकिन कहीं नहीं मिल रही थी। ढूंढते ढूंढते मिनी एक पुल के पास पहुंचती है। वहां शाओ को देखते ही मिनी दौड़कर उसे गले लगा लेती है। दोनों के बीच सब कुछ फिर से ठीक हो जाता है। शाओ मिनी से माफी मांगती है उसकी बात पहले ना सुनने के लिए। मिनी का भी दिल भर आता था शाओ के लिए। तभी जिन मिनी के पास आता है और कहता है, जिन मिनी से कहता है, तुम शाओ के लिए इतना दर्द क्यों उठा रही हो? अब तो सब ठीक हो गया। मिनी कहती है, कुछ भी ठीक नहीं हुआ, भविष्य में तुम भी शाओ का बुरा ही चाहोगे। जिन कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, मैं हमेशा शाओ का भला ही चाहता हूं। मिनी कहती है, भविष्य में क्या होगा ये तुम अभी इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? जिन कहता है, भविष्य में जो भी हो मैं हमेशा मिनी के साथ ही रहना चाहता हूं। ये कहते हुए जिन मिनी को अपने करीब खींच लेता है और नशे की हालत में उसे किस कर बैठता है। मिनी उसे धक्का देकर हटा देती है और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यांग ने अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू कर लिया है। वो जिया को अपने ऑफिस में लाता है। जिया ये देखकर बहुत खुश होती है। फिर यांग ज़ियांग के पास जाकर अपनी नई कंपनी के बारे में बताता है और उसे भी अपनी कंपनी में ज्वाइन करने को कहता है, ताकि वो दोनों मिलकर जिन को बिल्कुल बर्बाद कर सकें। अगले दिन सुबह जिया यांग और ज़ियांग को लेकर जिन की कंपनी में आती है। जिया कहती है इस कंपनी में उसके जितने भी शेयर हैं वो उन्हें ज़ियांग और यांग के नाम करना चाहती है। जिन जिया को ये करने से मना करता है क्योंकि ज़ियांग एक गुंडा है। अगर उसे कंपनी के शेयर दिए गए तो भविष्य में उन्हें ही मुसीबत होगी। लेकिन जिया अपना फैसला बदलने को तैयार नहीं थी। इधर मिनी जिन को गलत समझ बैठती है। उसे लग रहा था कि जिन शाओ को धोखा देकर बाद में अपनी बहन के साथ मिलकर ये कंपनी हड़प सकता है। मिनी यही नहीं समझ पा रही थी कि शाओ के बाबा की कंपनी होने के बावजूद जिन और जिया ने ये कंपनी कैसे अपने हाथ में ले ली। तब जिन उसे असली सच्चाई बताता है। दरअसल शाओ के बाबा मानते थे कि कंपनी संभालने का हुनर शाओ में नहीं है, इसीलिए उन्होंने कंपनी की जिम्मेदारी शाओ की कजिन यानी जिया और जिन को सौंप दी थी। मिनी कहती है, शाओ में भी कंपनी संभालने का हुनर है, लेकिन तुम लोग उसे कंपनी आने ही नहीं देते, काम से दूर रखते हो। मिनी जिन से कहती है, मैं साबित करके दिखाऊंगी कि शाओ इस कंपनी के काबिल है। ये कहकर वो गुस्से में चली जाती है। बाहर आते ही जिन का असिस्टेंट मिनी को एक चिट्ठी देता है शाओ को देने के लिए। चिट्ठी खोलकर मिनी देखती है विदेश की एक डांस एकेडमी से शाओ के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म आया है। शाओ डांसर बनना चाहती है, ये मिनी जानती है, लेकिन वो पहले चाहती थी कि शाओ कंपनी की जिम्मेदारी समझे, इसीलिए उसने वो फॉर्म शाओ को नहीं दिया। अगले दृश्य में मिनी को शाओ से पता चलता है जिन ने कंपनी पहले ही शाओ के नाम कर रखी है, वो बस उसकी देखरेख करता है। शाओ ये भी बताती है कि जिन ने पहले कई बार उसे कंपनी की जिम्मेदारी लेने को कहा था, लेकिन शाओ डांसर बनना चाहती थी। ये सुनकर मिनी बिल्कुल सन्न रह जाती है। मतलब बिना कुछ जाने समझे उसने जिन को गलत समझती रही। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं। उसने शाओ की असली दोस्त यानी असली सूजी की पूरी जानकारी हासिल कर ली है। जिन समझ गया है कि जो लड़की अभी सूजी बनकर उनके सामने घूम रही है वो नकली सूजी है। इधर मिनी ने जिन के लिए ढेर सारा खाना बनाया था। रात को जिन घर लौटा तो मिनी ने उसे खाना परोसा। आज मिनी का इतना अच्छा बर्ताव देखकर जिन हैरानी से उसे देखता ही रह गया। मिनी कहती है, खाने में जहर नहीं मिलाया, खा सकते हो। फिर मिनी जिन को शुक्रिया अदा करती है शाओ का इतना ख्याल रखने के लिए और उसे गलत समझने के लिए माफी भी मांगती है। जिन तब मिनी से एक सवाल पूछता है और उसका सच्चा जवाब मांगता है, क्या तुम सच में सूजी की दोस्त सूजी हो? मिनी कहती है, हाँ। जिन कोई और बात नहीं बढ़ाता।
हम देखते हैं जिन की कुर्सी पर असली सूजी की एक फाइल रखी है। फिर हम जिया को देखते हैं। वो जिन के पास आकर कहती है कि उसने यांग से ब्रेकअप कर लिया। दरअसल ये एक झूठ था। यांग ने ही जिया को ये नाटक करने को कहा था ताकि जिया अपने भाई जिन का भरोसा जीत सके और बाद में यांग चालाकी से जिन की कंपनी अपने नाम करवा सके। जिया इमोशनल होकर अपने भाई से कह रही थी, मेरी गलती हुई यांग के साथ रिलेशन में जाने की, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। ये सुनकर मिनी समझ जाती है कि जिया नाटक कर रही है। वो खाना छोड़कर उठ जाती है। जिया अपने प्लान के मुताबिक अगले दिन कंपनी में फिर से ज्वाइन कर लेती है। शाओ भी उसे सपोर्ट कर रही थी। फिर दिखता है शाओ को वो डांस एकेडमी का फॉर्म मिल गया जो मिनी ने छुपाया था। इस पर शाओ और मिनी में फिर से झगड़ा हो जाता है। मिनी शाओ को समझाती है कि उसने ये सब इसलिए किया ताकि शाओ को बचा सके और वो अपना हक खुद समझे, लेकिन शाओ उसकी कोई बात नहीं सुनती। शाओ की बातों से मिनी को बहुत दुख होता है। वो मन खराब करके कमरे के एक कोने में बैठ जाती है। तभी जिन वहां आता है और मिनी का मन ठीक करने की कोशिश करता है, उसका भरपूर ख्याल रखता है। मिनी को बचपन की याद आ जाती है जब जिन ठीक ऐसे ही उसका ख्याल रखता था। मिनी का मन ठीक करने के लिए जिन उसे घुमाने ले जाता है। दोनों खूबसूरत जगहों पर घूमते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, खाना खाते हैं, खूब मजे करते हैं। जिस कैमरे से उन्होंने तस्वीर खिंचवाई थी, दुकानदार ने बताया तस्वीरें प्रिंट होकर आने में कुछ दिन लगेंगे। मिनी कहने लगती है, इस जमाने की यही एक दिक्कत है, अभी मेरे पास स्मार्टफोन होता तो कितना अच्छा होता। ये सुनकर जिन कहता है, तुम ऐसे बोल रही हो जैसे इस जमाने की हो ही नहीं, किसी और वक्त से आई हो। मिनी कहने लगती है, तुम्हें अंदाजा भी नहीं आगे 30 साल में टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ जाएगी। जिन चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता है। अचानक बिजली चली जाती है। अंधेरे में मिनी थोड़ा डर जाती है। तभी जिन कहीं से मोमबत्ती लेकर हाजिर हो जाता है। मिनी को फिर से बचपन की एक याद आ जाती है। एक बार स्कूल से लौटते वक्त रास्ता भूलकर मिनी एक जगह बैठी थी। उस दिन भी ठीक ऐसे ही जिन उसके सामने आया था। अभी जिन के आते ही मिनी दौड़कर उसे गले लगा लेती है। उसी वक्त जिन के पास उसके असिस्टेंट का फोन आता है। फिर हम सभी को कंपनी में देखते हैं। असिस्टेंट बताता है, इंडोनेशिया से जो पाम ऑयल आ रहा था, रास्ते में वो गाड़ी गायब हो गई। किसने गाड़ी लोड की ये अभी तक पता नहीं। शाओ कहती है, तो हम कहीं और से पाम ऑयल खरीदेंगे या कोई दूसरा तेल इस्तेमाल करेंगे। जिन कहता है, मामला इतना आसान नहीं। खाने की क्वालिटी सबसे अच्छी रखने के लिए इंडोनेशिया का पाम ऑयल सबसे बेहतर है। अगर दूसरा तेल इस्तेमाल किया तो खाने का मयार गिर सकता है। दूसरी तरफ हम जियांग और यांग को खुशियां मनाते देखते हैं। गाड़ी लूटने के पीछे उन्हीं का हाथ था। चूंकि जिन ने यांग को कंपनी से निकाल दिया था, इसलिए वो जियांग के साथ मिलकर जिन की कंपनी को नुकसान पहुंचाने पर उतारू हो गया था। इसीलिए उन्होंने गाड़ी लूट ली। जिया वहां आती है तो यांग जियांग को छुपने को कहता है। जिया को शक होता है कि गाड़ी लूटने के पीछे यांग का ही हाथ है। जिया इतनी बुरी भी नहीं थी कि वो अपने भाई का बुरा चाहे। वो यांग से पूछती है, तुमने ये क्यों किया? हमने तो ऐसा कुछ करने की बात नहीं की थी। यांग फिर से जिया का ब्रेन वॉश करने लगता है। वो कहता है कि जिन कंपनी शाओ और उसकी दोस्त सूजी के नाम करना चाहता है, जबकि सूजी के नाम पर कोई और लड़की कंपनी में इतने दिनों से काम कर रही है। यांग किसी तरह जान गया था कि मिनी सूजी के नाम लेकर उनके सामने घूम रही है, लेकिन वो असली सूजी नहीं है। खैर, जिया अब जिन की कंपनी में आकर मिनी को लेकर हंगामा शुरू कर देती है। जिन तब कहता है, वो जो भी हो, पाम ऑयल से उसका क्या लेना देना। जिया को समझ आ जाता है कि जिन और शाओ दोनों पहले से ही जानते थे कि ये असली सूजी नहीं है। मिनी खुद भी हैरान हो जाती है ये जानकर कि जिन सब कुछ पहले से ही जानता था। जिया अपना सामान बांधकर चली जाती है। जिन उसे एक पेपर पर साइन करने को कहता है, जिसमें जिया को उसके शेयर के बदले पैसे मिल जाएंगे और वो अब से कंपनी की शेयर होल्डर नहीं रहेगी। जिया पेपर पर साइन करके यांग के पास चली जाती है। जिया से यांग को पता चलता है जिन को मलेशिया से पाम ऑयल की सप्लाई मिल गई। ये सुनकर यांग बौखला जाता है और अनजाने में मुंह से निकल जाता है, जितनी बार भी जिन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता हूं, हर बार वो बच जाता है। जिया के सामने यांग का असली चेहरा बेनकाब हो जाता है। आखिरकार जिया भी समझ जाती है यांग ने ताकत और कैसे के लालच में इतने दिनों से बस जिया को इस्तेमाल किया था। इस बार वो यांग को छोड़कर चली जाती है।
इधर हम शाओ को देखते हैं। वो डांस प्रैक्टिस कर रही थी क्योंकि वो विदेश जाकर डांस में दाखिला लेना चाहती थी। इस बार मिनी उसे नहीं रोकती। शाओ का सपना यही है और इस बार मिनी उसे पूरा सपोर्ट करती है। जिन भी साथ है। अब शाओ जाने वाली है। मिनी का भी इस कंपनी में काम खत्म हो चुका था। वो कंपनी से रिजाइन दे देती है। जिन मिनी के पास आता है अपने दिल की बात कहने के लिए, क्योंकि अगर मिनी कहीं और चली गई तो शायद वो उसे दोबारा ढूंढ भी ना पाए। आखिरकार जिन मिनी से कह ही देता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मिनी कहती है, ये कभी मुमकिन नहीं। जिन पूछता है, क्यों मुमकिन नहीं? मिनी कहती है, क्योंकि मैं भविष्य की दुनिया से आई हूँ। वो सब कुछ खुलकर बता देती है, टाइम ट्रैवल की पूरी बात। टाइम ट्रैवल की बात सुनकर जिन का दिमाग हैंग हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये भी मुमकिन है। जिन कहता है, रिजेक्ट करने के लिए इतनी नामुमकिन कहानी ना भी बनाते तो चलता। मिनी कहती है, मैं सच बोल रही हूँ। जिन कहता है, तुम अतीत से आओ या भविष्य से, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। मिनी चिल्लाकर कहती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं यांग जिया को बहुत तरीकों से परेशान कर रहा था। उसने जिया का गला भी दबा रखा था। तभी मिनी पीछे से आकर यांग के सिर पर वार करती है और उसे हटा देती है। साथ में शाओ भी थी। दोनों ने जिया के हाथ में भी एक लाठी थमा दी। फिर तीनों मिलकर यांग की अच्छी धुलाई करती हैं और फिर विलन स्टाइल में सनग्लास पहनकर तीनों वहां से चली जाती हैं। अगले दृश्य में हम शाओ, झियांग और मिनी को किचन में खाना बनाते देखते हैं। शाओ और झियांग दोनों को पता चल गया था कि जिन मिनी को पसंद करता है और दोनों चाहती थीं कि ये दोनों एक हो जाएं। जिन वहां आता है तो झियांग और शाओ बहाना बनाकर वहां से चली जाती हैं ताकि जिन और मिनी बात कर सकें। जिन मिनी से पूछता है, तुमने मेरे बारे में क्या फैसला किया? मिनी कोई जवाब नहीं देती, चुप रहती है। लेकिन मिनी को देखकर साफ लग रहा था वो भी जिन को पसंद करने लगी थी। तभी अचानक जिन मिनी को अपने करीब खींच लेता है और उसे किस कर लेता है। इस बार मिनी उसे हटाती नहीं बल्कि वो भी जिन को किस करने लगती है। फिर हम मिनी को शाओ के साथ देखते हैं। मिनी शाओ से पूछती है, तुम्हें तो पहले से पता था कि मैं तुम्हारी असली दोस्त सूजी नहीं हूँ, फिर भी तुमने कोई रिएक्शन क्यों नहीं दिया? शाओ कहती है, तुम मेरी दोस्त नहीं हो ये सच है, लेकिन तुम मेरे लिए अपनों से भी बढ़कर हो। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे सपोर्ट किया। कभी कभी खून के रिश्ते से भी बड़ा दोस्ती का रिश्ता होता है। मैंने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त ही माना है, इसीलिए तुम्हारी असली पहचान जानकर भी मैंने कुछ नहीं कहा। ये सुनकर मिनी इमोशनल हो जाती है। फिर दिखता है जिन रिंग लेकर मिनी के सामने शादी का प्रपोजल करता है। मिनी को डर लग रहा था भविष्य में क्या होने वाला है। जिन कहता है, भविष्य में जो भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मिनी इस बार जिन का प्रपोजल स्वीकार कर लेती है। जिन उसे अपने करीब खींच लेता है। फिर एक दिन मिनी एक बुरा सपना देखकर जाग उठती है। सपने में उसने देखा उसकी माँ यानी शाओ सड़क के किनारे एक छोटे से बच्चे को उठा रही है। मिनी रोते हुए अपनी माँ को पुकारती रहती है, लेकिन शाओ उसकी आवाज़ नहीं सुन पाती। शायद वो छोटा बच्चा ही मिनी थी जिसे शाओ आगे चलकर उठाने वाली थी। इसका मतलब शाओ मिनी की बायोलॉजिकल माँ नहीं है। अगले दिन सुबह मिनी वेडिंग ड्रेस चुनने जाती है। शाओ बताती है जिन ऑफिस के काम में बिजी है इसलिए आ नहीं सका। मिनी कहती है, जिन ना आए तो भी चलेगा, मेरे लिए तुम ज़रूरी हो, तुम रहो बस। थोड़ी देर बाद जिया भी आ जाती है। आज शाओ को इतना खुश और मुस्कुराता देखकर मिनी मन में सोचती है, शायद इस बार मैं भविष्य बदलने में कामयाब हो गई। वेडिंग ड्रेस चुनने के बाद जिन आकर मिनी को घुमाने ले जाता है। अब जिन उसे मिनी कहकर बुलाने लगा था। दोनों साथ में खूबसूरत वक्त बिताते हैं। जिन मिनी को एक घड़ी तोहफे में देता है और अगले ही दिन था उनकी शादी। शाओ ने अपने हाथों से मिनी को तैयार किया। आज मिनी बेहद खूबसूरत लग रही थी। जिन एकटक उसे देखता रहा। जब मिनी दौड़कर जिन की तरफ आ रही थी तभी हम देखते हैं यांग एक गाड़ी लेकर मिनी की तरफ बढ़ रहा है। कुछ समझ पाती इससे पहले ही वो मिनी को टक्कर मार देता है। मिनी लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ती है। जिन ये दृश्य देखकर बदहवास हो जाता है, रोने लगता है। वक्त तेजी से गुजरने लगता है। जिन और मिनी के साथ बिताए सारे पल उसकी आंखों के सामने तैरने लगते हैं।
लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता। मिनी अब उससे बहुत दूर चली गई थी। जिया और शाओ मिनी को भूल जाती हैं, जैसे मिनी नाम की कोई लड़की से उनकी कभी मुलाकात ही नहीं हुई थी। जिया और शाओ समझ नहीं पा रहे थे उनका भाई मिनी नाम की आखिर किसे ढूंढ रहा है। इसी दौरान जिन उस दुकानदार को फोन करता है जिसके कैमरे से एक बार उसने और मिनी ने तस्वीरें खिंचवाई थी। दुकानदार बताता है तस्वीरें प्रिंट हो गई हैं। जिन जाकर वो तस्वीरें ले आता है। मिनी की तस्वीरें देखते हुए जिन कहता है, कोई भी तुम पर यकीन नहीं करता, सब समझते हैं तुम मेरी कल्पना हो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम थी। अब शायद तुम हकीकत में नहीं हो, लेकिन तुम यादों की तरह मेरे दिल में हमेशा रहोगी। ये दृश्य यहीं कट होता है। अब हम वर्तमान समय में आ जाते हैं। मिनी आंखें खोलती है और खुद को अपने घर में पाती है। मिनी समझ जाती है वो अतीत से टाइम ट्रैवल करके वापस वर्तमान में आ गई है। मिनी अपनी माँ शाओ की तस्वीर देखती है और समझ जाती है कि वो अपनी माँ का भविष्य नहीं बदल पाई। माँ चली गई ये देखकर मिनी रोने लगती है। फिर मिनी अपने अंकल यानी जिन के कमरे में जाती है जहाँ दीवार पर मिनी की ही तस्वीरें लगी थीं। मिनी को वो पुराना वक्त याद आ जाता है जब उन्होंने ये तस्वीरें खिंचवाई थीं। यही वो तस्वीरें थीं जो ड्रामे की शुरुआत में दिखाई गई थीं। लेकिन तब मिनी इसका कारण नहीं जानती थी। अब उसे सब समझ आ गया। पीछे से जिन की आवाज आती है। मिनी दौड़कर जिन को गले लगा लेती है। अब जिन बहुत बूढ़े हो चुके हैं। मिनी जिन से कहती है कि वो अभी भी उसे प्यार करती है, लेकिन जिन ऐसा व्यवहार करता है जैसे अतीत में उसकी मिनी से कभी मुलाकात नहीं हुई थी। वो मिनी को पढ़ाई के लिए विदेश भेज देता है। कुछ समय बाद मिनी को खबर आती है जिन नहीं रहे। मिनी घर आती है तो उसे एक चिट्ठी मिलती है जो जिन ने उसके लिए लिखी थी। जिन ने लिखा था, मैंने तुम्हारी कोई बात कभी नहीं भुलाई। अतीत में तुमसे मिलना मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा था। तुम्हारे जाने के बाद भी मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। मैं हमेशा तुम्हें मिस करता रहा। तुम हमेशा खुश रहो, यही मेरी तमन्ना है। चिट्ठी पढ़कर मिनी फूट फूट कर रोने लगती है। आखिरकार मिनी ने जिन को पहचान तो लिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। किस्मत ने उन दोनों को एक नहीं होने दिया। मिनी एक बेहतर जिंदगी की हकदार थी। जिन चाहता था मिनी हमेशा खुश रहे। और इसी दर्द भरे अंत के साथ दोस्तों, अगर इस ड्रामा ने आपका दिल छू लिया, अगर मिनी और जिन की कहानी ने आपकी आंखें नम कर दी, तो बस एक काम करो, अभी चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबाओ और नीचे कमेंट में लिखो, जिन तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। क्योंकि ऐसे ड्रामास, ऐसी कहानियां और ऐसे एहसास सिर्फ इसी चैनल पर मिलेंगे। बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि अगला ड्रामा आते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम मिलते हैं अगले धमाकेदार ड्रामा में। ये ड्रामा यहीं खत्म होता है।